कल मैंने बात किया था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जो क्लॉजेस होती हैं इनको हम यूज कैसे करें प्रॉपर वे में। तो आपने बारी बारी से इनको यूज किया था, ठीक है, और इनको प्रैक्टिस करिए। और इसके बाद जो एक चार्ट ये है वही चार्ट इसी तरह का एक कंपाउंड सेंटेंस में आता है, ठीक है। जैसे कंपाउंड हम बनाते हैं बिल्कुल सेम। अगर आपको कॉम्प्लेक्स समझ में आ गया तो कंपाउंड आसानी से आ जाएगा, ठीक है। वो क्या है, देखिए, अगर इसको हम प्रैक्टिस करें इन चीज़ों के तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो बारी बारी सेंटेंस बना करके, ठीक है। जैसे इसको मैंने बताया था टाइम ऑफ एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो एज सुन एज के द्वारा बनाया था। तो इसी तरह से आप इनको नेक्स्ट सेंटेंसेस को आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे क्या है, मैं एक एक करके बता रहा हूँ और इसको इरेज करते जा रहा हूँ, ठीक है। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया था। एडवर्ब ऑफ टाइम आपने देख लिया, ठीक है। अब आप इसको देख सकते हो सो दैट, मतलब कि एडवर्ब ऑफ पर्पज। ये सेंटेंस है कि सीता वर्कड हार्ड, सी कुड पास द एग्जामिनेशन, ठीक है। और कह रहा है इस सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स बनाइए। कॉम्प्लेक्स तो कैसे बनाएंगे? तो इसमें देखिए, सीता वर्कड हार्ड, सीता ने कठिन परिश्रम किया। शी कुड पास द एग्जामिनेशन, वो एग्जामिनेशन पास कर सके, ठीक है। तो इसमें मीनिंग क्या निकली? ताकि उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो एग्जाम को पास कर सके। तो इसमें सेंस के अकॉर्डिंग हम क्या यूज करेंगे? सो दैट। तो यूज करें तो बनाने के लिए क्या है, सबसे पहले हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल क्लॉज, पीसी, फिर सबऑर्डिनेट, ठीक है। तो यहाँ पीसी क्या है? जो काम पहले हो रहा हो, तो यही है सीता वर्कड हार्ड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज है। सीता वर्क हार्ड, कंजक्शन क्या लेगा? सो दैट, ये सो दैट शी। अब एक चीज ध्यान रखना, ये कुड है। जब कभी भी मैंने बताया था कि जब कभी भी सो दैट का यूज करते हैं या इन ऑर्डर दैट का यूज करते हैं तो इसके तुरंत बाद मे या माइट का यूज करते हैं। मे का यूज तब करेंगे दिया गया फर्स्ट सेंटेंस, मतलब पीसी आपकी प्रेजेंट में हो। अगर ये पास्ट में है तो आप क्या यूज करेंगे? माइट यूज करेंगे, ठीक है। तो सी माइट पास द एग्जामिनेशन। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये क्यों आया। कुड सेंटेंस में दिया है, सॉल्व में माइट हो गया। रीजन दोनों के सेंस एक ही है। सकता सकती इसका अर्थ होता है, सकता सकती उसका भी होता है, लेकिन माइट संभावना प्रकट करता है। आप हार्ड वर्क कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कंफर्म नहीं आप पास हो जाओगे। कि जिसमें एग्जाम था उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, भाई आपने तैयारी बहुत अच्छी की लेकिन एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम आ गया, अचानक आप बीमार पड़ गए, या जहाँ आप जा रहे हैं एग्जाम में वहाँ टाइम पहुँच नहीं पाए, लेट पहुँचे, आपने कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, कहाँ पास हो पाएंगे। तो कहा जाता है मेहनत हम बहुत करते हैं, ठीक है, लेकिन कंफर्म नहीं है कि ये पास हो, संभावना है। इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे? माइट यूज करेंगे, ठीक है। हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, व्यायाम कर रहे हैं कि हम स्वस्थ रहें, लेकिन बहुत से लोगों ने देखा कि सब कुछ होने के बाद भी स्वस्थ नहीं रहते, बीमार पड़ जाते हैं, या एक्सरसाइज करते ही समय हार्ट फेल हो गया, या बहुत सी कोई प्रॉब्लम्स आ गई, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम क्या यूज करेंगे? माइट यूज करेंगे पास्ट के लिए, और मे यूज करेंगे प्रेजेंट के लिए, क्योंकि जो भी घटनाएं होंगी, जो भी रिजल्ट निकलेगा वो संभावना पे होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हो। इसी तरह से आप इन ऑर्डर दैट से बना सकते हो, जहाँ सो दैट लगाया वहाँ इन ऑर्डर दैट लगा दीजिए, दोनों मीनिंग सेम है। तो इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जिस वे में ये सेंटेंस दिए जाते हैं, हमें किसी कंजक्शन को यूज करके आप सेंटेंस बना सकते हो। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, और साथ में पढ़ाते समय जब भी आप वीडियो देखिए नोट्स जरूर बनाते रहिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो आप तुरंत उस वीडियो से रखिए, साथ में अपनी कॉपी खोलिए, पेन लीजिए और तुरंत उसको पहले लिखिए जो सेंटेंस बना रहे हैं सर, और उसके तुरंत बाद जैसे वो बता रहे हैं तो आप भी उसको लिखिए, तब कहीं जाकर के अच्छी स्टडी होती है। इन रूल को फॉलो करो तो इसका फायदा होता है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस की बात करते हैं। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? इसमें
नेक्स्ट क्या मतलब कि जो नेक्स्ट यूज है उसको हम बात करते हैं। जैसे आपने एडवर्ब ऑफ पर्पज देख लिया, इसके पहले एडवर्ब ऑफ टाइम देख लिया, अब हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन मैंने बताया था कि कंपैरिजन करने के लिए हम यूज करेंगे एज। जैसे इसमें सेंटेंस आ जाए कि राधा इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, ठीक है। और फिर दूसरा कह रहा है मीरा इज इक्वली इंटेलिजेंट, ठीक है। और कह रहा है इसको कंबाइन करके इस कॉम्प्लेक्स बनाइए। तो इसमें तुलना हो रही ना, राधा है और राधा भी इंटेलिजेंट है, मीरा भी इंटेलिजेंट है, तो मीरा उसी के बराबर है राधा के, है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं जब आप बनाएंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा, जब भी कभी बनाएं तो जो दूसरा नेम था उसको पहले लेकर के आते हैं। तो क्या करेंगे, मीरा इज एज इंटेलिजेंट एज राधा इज। ये जरूर लगाइए इज, क्यों? क्योंकि अगर आपने इज नहीं लगाया तो सिंपल बन जाएगा। तो आप यहाँ कह रहे हैं मीरा इज एज इंटेलिजेंट, मेरा इतनी बुद्धिमान है जितनी कि राधा है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक से अधिक फाइनाइट वर्ब होती हैं, सिंपल सेंटेंस में एक फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना है कि अब यहाँ 2 सेंटेंस है, 2 फाइनाइट वर्ब, 3 सेंटेंस 3 फाइनाइट वर्ब। तो जैसे सेंटेंस दिए होते हैं उसके अकॉर्डिंग फाइनाइट वर्ब यूज की जाती है। क्लियर? तो इस तरह से आपने देखा कि सेंटेंस क्या बना कॉम्प्लेक्स हमारा, मीरा इज एज इंटेलिजेंट एज राधा इज। जब भी कभी ऐसा कोई सेंटेंस आए जो दूसरा सब्जेक्ट है उसको हम पहले लेकर के उस सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। विशेष तौर पर मीनिंग का ध्यान रखेंगे कि जो मीनिंग है वो मीनिंग उसमें होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है आपका, नेक्स्ट यूज है वो क्या है, कंपैरिजन वाला हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। इफ जो कंडीशंस हो करता है, इफ कि एडवर्ब ऑफ कंडीशन, इफ अनलेस अनटिल, ठीक है। इफ से जैसे सेंटेंस कह रहा है कि यू विल कम हेयर, दूसरा है आई विल हेल्प यू। सेंटेंस कह रहा है इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, ठीक है। सेंटेंस मतलब है कि यू विल कम हेयर, तुम यहां आओगे मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो कंडीशन लगी ना, शर्त हो गया ना, जब तुम यहां आओगे तब। तो यहां यदि तुम यहां आते हो, जब से भी बना सकते हो इसको, लेकिन जब का मतलब है टाइम से है, लेकिन यहां यदि, ये पूरी तरह शर्त है, यदि तुम यहां आओगे तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तो सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज आपका ये है, कोऑर्डिनेट क्लॉज ये है। तो इस तरह से आप जब इसको बनाते हो, ठीक है, इफ यू, अब देखिए दोनों सेंटेंस यहाँ फ्यूचर हैं, तो जब इफ से कोई सेंटेंस हम मर्ज करते हैं, इफ से जब कोई सेंटेंस मर्ज करते हैं तो एक सेंटेंस प्रेजेंट होता है, एक सेंटेंस प्रेजेंट होता है और एक सेंटेंस हमारा किसका होगा, फ्यूचर को होगा। तो ये सेंटेंस हम ऐसे बना सकते हैं कि इफ यू कम हियर, कॉमा लगाइए, आई विल हेल्प यू। यदि तुम यहां आते हो तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा, ठीक है। अब ये सेंटेंस को बनाने का एक तरीका ये भी है, इसको पहले आओ कि आई विल हेल्प यू इफ यू कम हियर। इसको तुम बना सकते हो। बस इसमें क्या करना है कि अगर इफ स्टार्टिंग में लाते हो तो बीच में कॉमा यूज करेंगे, और अगर ये इफ को बीच में ले आते हो मिडिल में तो कॉमा यूज नहीं करेंगे। ये परफेक्टली कंजक्शन का यूज हो रहा है। इस तरह से हम बना सकते हैं, ओके। तो आपने देखा कि ये कंडीशनल सेंटेंस हम बना सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ पे क्या है, अनलेस अनटिल से भी आप सेंटेंस बना सकते हो कि अनलेस वर्क हार्ड यू विल पास, ठीक है। तो ये अनलेस का मतलब है कि यहाँ निगेटिविटी, इफ नॉट, कि यदि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते तो पास नहीं होगे।
बस इसमें ध्यान रखना है कि अनलेस के बाद, अनलेस और आफ्टर के बाद, आफ्टर अनलेस एंड टिल नॉट, मतलब निगेटिव वर्ड नॉट यूज, निगेटिव वर्ड इज नॉट यूज। इसको इसलिए मैं लिख दे रहा हूं इज नॉट यूज्ड, इसलिए लिख दे रहा हूं कि सिंटैक्स में इसका सेंटेंस आता है कि अगर अनलेस से अनटिल से सेंटेंस बना हुआ है तो उसके बाद कोई निगेटिव वर्ड नहीं आता, क्योंकि अनलेस और अनटिल दोनों ही निगेटिव वर्ड हैं और ग्रामर रूल बताता है कि डबल निगेटिव एक साथ नहीं आता, तो इसको ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट यूज पे बात करते हैं। इनकी प्रैक्टिस आप जरूर करिएगा, तभी इसका फ़ायदा है, आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो। आप पढ़ते रहिए और इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस का आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट है रीज़न। बिकॉज का यूज हम कर सकते हैं, कैसे करेंगे? जैसे रमेश वॉज abusing his friend, ठीक है, पुलिस अरेस्टेड हिम, ठीक है। आप कह रहे इसको कॉम्प्लेक्स बनाइए, तो यहाँ पे क्या है, रमेश वॉज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड, रमेश अपने फ्रेंड को गाली दे रहा था, पुलिस अरेस्टेड हिम, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लिया, ठीक है। तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, क्यों कर लिया? क्योंकि उसका रिजल्ट निकल आया। क्या रिजल्ट निकला? वो अपने पड़ोसी, अपने मित्र को, अपने पड़ोसी को, किसी को गाली दे रहा था, अपशब्द बोल रहा था, तो इसलिए पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो इसमें एक चीज़ और देखना है आपको कि सेंटेंस को बनाते समय विशेष तौर पर सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि सेंटेंस को बनाते समय ये देखना है कि मीनिंग उसकी परफेक्टली निकलनी चाहिए। जब तक मीनिंग उसकी निकलेगी नहीं, तब तक सेंटेंस की कोई भी मीनिंग बनती नहीं है। तो यहाँ पर आपको ये देखना है, ठीक है, कि अब इसमें पीसी किसको चुनोगे कि पुलिस अरेस्टेड हिम, तो इसको पहले ले आओ कि पुलिस अरेस्टेड, अब ये हिम को हटा दीजिए क्योंकि हिम किसके लिए यूज है? रमेश के लिए। तो यहाँ केवल आप क्या लगाएंगे? बिकॉज लगा दीजिए, बिकॉज रमेश was abusing his friend, ये सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स क्या बना? पुलिस अरेस्टेड, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, बिकॉज रमेश वॉज अब्यूजिंग हिज फ्रेंड, क्योंकि वो अपने फ्रेंड को गाली दे रहा था। तो यहाँ पर मीनिंग के लिए कि मीनिंग परफेक्टली बने, इसलिए ये जो दिए गए कंजक्शंस हैं ना, इनको लर्न रखिए कि बिकॉज की मीनिंग क्या होती है, बट की मीनिंग क्या होती है, एज सुन एज की मीनिंग क्या होती है, व्हेन की मीनिंग क्या होगी, अनलेस की मीनिंग क्या होगी, इफ़ की मीनिंग क्या होगी, सो दैट की मीनिंग क्या होगी। तो ये बहुत ईजिली हमें सेंटेंस को कॉम्बिनेशन करने में, कंबाइन करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो जो कंजक्शंस हैं, जो भी चार्ट आपने देखा, इसके पहले मैंने लिखा था, उसको आप लर्न कर लीजिए विथ मीनिंग, तब आप इसको बनाइए, ठीक है। चलें नेक्स्ट सेंटेंस पे देखते हैं। तो ये था आपका क्या कि एडवर्ब ऑफ रीजन के द्वारा सेंटेंस कैसे बनाते हैं, ठीक है। चलें नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है और उसका नेक्स्ट यूज है जिससे आप सेंटेंस बनाओगे, वो क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर समझ रहे हैं ना, ढंग, तरीका। जैसे एक सेंटेंस है, उसको समझिए क्या कि आई लर्न माई लेसन, माई एल्डर ब्रदर टीचेस मी, ठीक है। आई लर्न, इसको आप सेकेंड फॉर्म मत रखिए क्योंकि प्रेजेंट का है तो वर्तमान घटना रखिए कि आई लर्न माई लेसन, मैं अपना पाठ याद करता हूँ। दूसरा है माई एल्डर ब्रदर टीचेस मी।
इसका एक सेंस और हो सकता है कि माई एल्डर ब्रदर टीचेस मी अकॉर्डिंग टू ओन सेल्फ, ये अकॉर्डिंग टू है। तो जब आप ऐसे सेंटेंस को आप कंबाइन करोगी तो इस तरह से कह सकते हैं कि माई एल्डर ब्रदर टीचेस मी अकॉर्डिंग टू ओन रूल्स, अपने नियम के साथ पढ़ाते हैं। तो जब आप इसको कंबाइन करोगे तो क्या करेंगे हम कि आई लर्न माई लेसन, I learned my lesson as, this is manner, as my brother, as my elder brother teaches me, कि मैं वैसा ही पढ़ता हूँ, वैसा ही याद करता हूँ जैसे मेरे बड़े भाई मुझे पढ़ाते हैं। ये क्या है? मैनर। पढ़ाई उसी तरह की जाती है जो पढ़ाने वाला जैसे आपको पढ़ाए, ठीक है। उसमें ये भाव नहीं आया कि आप डाल डाल तो हम पात पात, तब पढ़ाई नहीं हो पाएगी। कि सर बता रहे हैं, टीचर कह रहे हैं ऐसे पढ़ो, आपकी मम्मी कह रही है ऐसे पढ़ो, पापा कह रहे हैं ऐसे पढ़ो, भाई कह रहा है ऐसे पढ़ो, और आप अपना दिमाग लगाओ कि नहीं हम ऐसे नहीं ऐसे पढ़ेंगे, तो फिर पढ़ाई हो चुकी है ना। अगर वो मैनरफुल हैं तो आपको पढ़ाएंगे, फिर समझाएंगे, अगर नहीं है तो पिटाई करेंगे, जाइए साइड में, और नहीं तो छोड़ देंगे। तो मैनर ये लेसन इंडिकेट करता है कि जैसे आपको शिक्षा दी जा रही हो, ठीक है, जैसे एजुकेट आपको किया जा रहा हो, आप उसी मैनर में उसको फॉलो करें। क्योंकि किसी भी चीज़ को पाने का उसका अपना रूल होता है, उसको विदाउट रूल आप उसको पा नहीं सकते हो। एक चीज़ और ध्यान रखना, ग्रामर हमें रूल सिखाती है, नियम, ठीक है, सिस्टम, एक सिस्टम है हर काम का करने का। तो सिस्टम में जब आप रहोगे तब आप कार्य में सक्सेस हो जाओगे। अगर सिस्टम से बाहर गए तो आप कार्य में अनसक्सेस हो जाओगे। तो एक चीज़ ध्यान रखना कि जो पढ़ाने का, जो बताने का नियम होता है, अगर आप अक्षरशः पालन करते हो तो सक्सेस मिलती है। ओके, तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना, जैसा बताया जा रहा हो वैसा करिए। एक चीज़ ध्यान रखिए, बिना नियम का कोई काम होता है? कोई ऐसा दुनिया का काम बताओ जिसमें कोई नियम ना हो। कोई भी आप थिंक करो कि कोई सा काम आप बताइए जिसका कोई नियम ना हो। चाहे कोई गंदा काम हो, चाहे अच्छा काम हो, कोई भलाई वाला काम हो, बुराई वाला काम, कोई भी काम आप बताइए जिसका कोई नियम ना हो। है कोई नियम? कोई ऐसा है ही नहीं काम बिना नियम का हो। चोरी भी करना है ना, उसका भी नियम है। क्या? कि जिसके सामान को आप चोरी कर रहे हो आपको देखे ना, इतने सावधानी से करो। अगर देख लिया ना तो ज़िंदगी भर चोरी नहीं करोगे, जम के लतियाएगा। इसका मतलब क्या है कि हमें क्या समझना है कि उस नियम को समझना है कि जिसमें हम सक्सेस हो जाए। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई करने से पहले पढ़ाई का नियम सीखो। पढ़ाई क्या चाहती है? एकाग्रता, कि जब आप पढ़िए तो आपका मन लेफ्ट राइट मतलब इधर उधर घूमे नहीं, आप केवल पढ़ाई के बारे में सोचिए। आप गाड़ी चला रहे हो तो पूरा ध्यान रोड पर होना चाहिए, नहीं एक्सीडेंट होगा। आप तो ऊपर जाओगे, जो ही साथ में बैठे वो भी जाएंगे, राइट, उसकी जिम्मेदारी केवल आप होगे। जो भी काम कर रहे हैं हम नियम से करें। खाना खाते समय कहा जाता है खाना खाते हम बोलते नहीं हैं। अगर आप बोल बोल खाना खा रहे हो तो खाना फंस जाएगा, जहाँ वो जाना तो कहीं और निकल जाएगा और फिर आपकी प्रॉब्लम बढ़ गई। तो इसलिए शॉर्ट में समझिए, हर एक काम का एक नियम होता है। विदाउट रूल एनी वर्क इज कैन नॉट डन, नहीं कर सकते, कहीं कंप्लीट कर सकते। तो हमें पहले उन नियमों को जानना चाहिए। वी शुड नो द रूल, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, हाउ टू सॉल्व दैट दिस। यू शुड नो अबाउट द रूल्स। तो बिना नियम का कोई काम नहीं होता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आई लर्न माई लेसन। ये लेसन कितना अच्छा, एक तो एग्जाम में तो आया ही है, लेकिन कितना अच्छा मैं मैनर सिखा रहा कि आई लर्न माई लेसन, मैं अपने पाठ को याद करता हूँ एज माई एल्डर ब्रदर टीचर्स मी, जैसे मेरे भाई साहब मुझे सिखाते हैं, जैसे मेरे बड़े भैया मुझे सिखाते हैं, ये जैसे मुझे टीचर सिखाते हैं। यहाँ टीचर हो सकता है, माई टीचर टीचर्स मी, माई मदर टीचर्स माई फादर टीचर्स माई। ओके, तो किसी भी तरह से हो सकता है। ओके, तो ये ध्यान रखना, ये सेंटेंस हमें मैनर सिखाता है। ओके, चलें नेक्स्ट सेंटेंस पे आते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस क्या शो करता है? एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। कंट्रास्ट का मतलब क्या होता है? विरोध करना, ठीक है, कि एक नियम कुछ और है, एक नियम कुछ और है। जैसे कि एग्जाम्पल है कि सोहन इज अ गुड शॉपकीपर। सोहन इज अ गुड शॉपकीपर।
हिज वाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। अब कह रहा है इसको कंबाइन करके कॉम्प्लेक्स बनाइए। यहां कह रहा है सोहन इज अ गुड शॉपकीपर, सोहन एक अच्छा दुकानदार है। फिर दूसरा सेंटेंस कह रहा है हिज वाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और उसकी जो पत्नी है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब बहुत ही जटिल है, बहुत ही झगड़ेलू टाइप की, या बहुत ही उस तरह बात करने वाली। तो इसमें क्या है, विरोध हो रहा है ना। क्यों? क्योंकि पति सिंपल फॉर्म में है और पत्नी उसके अपोजिट फॉर्म में है। तो ऐसे दो गुण कहा जाता नहीं, पति पत्नी के एक स्वभाव होना चाहिए, एक दूसरे को अच्छे करने वाले, तब कहीं वो लाइफ अच्छी चलती। लेकिन यहां क्या है, विरोध है, विरोध है। तो एक का होना समझ रहे हैं ना, कि विवाह तभी होता है जब दोनों के विचार एक हों। अगर अलग अलग हैं तो केवल आप समय बिता रहे हैं। तो एक होना सीखना चाहिए, सबसे बड़ी चीज। तो यहां पर क्या है, एक की भाव नहीं, विरोध की भाव है। तो ऐसे सेंटेंस कैसे बनाएंगे, दो से जोड़िए, दो और येट लगा सकते हैं, और नहीं तो इसको हम ऑल्दो से भी जोड़ सकते हैं। क्या, ऑल्दो सोहन इज अ गुड शॉपकीपर, ठीक है, कॉमा यूज करेंगे। हिज वाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, कॉम्प्लिकेटेड। ऑल्दो सोहन इज अ गुड शॉपकीपर, ये कैपिटल ही है लेकिन इसको आप कैपिटल बना सकते हो और सही हो जाएगा क्योंकि नेम है। ऑल्दो सोहन इज अ गुड शॉपकीपर, हिज वाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। और एक तरह से इससे बना सकते हो, दो येट करके और करके आपने लगाया, दो सोहन इज अ गुड शॉपकीपर, ठीक है, गुड शॉपकीपर। यहां येट लगा दीजिए, येट। हिज वाइफ इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए इसमें दोनों में गुण क्या हो रहे हैं, डिफरेंट हैं, अगेंस्ट हो रहे हैं, है ना। इसे तो एग्जाम्पल ले लीजिए, ठीक है, कि मोहन इज ए ऑनेस्ट, हिज ब्रदर इज डिसऑनेस्ट। कि दो भाई हैं, एक पिता की दो संतानें, लेकिन दोनों के विचार देखिए अलग है। एक भाई ईमानदार है, दूसरा बेईमान। लोग विश्वास करेंगे, देखिए एक ही पिता की दो संतान है, लेकिन देखिए कितना फर्क है, एक कितना ईमानदारी काम करता है, कितना बेईमानी वाला काम कर रहा है। या ऐसा बना सकते हैं कि मोहन इज अ रिच मर्चेंट, अमीर व्यापारी है, हिज यंगर ब्रदर इज पुअर, उसका जो छोटा भाई है वो गरीब है। विरोध हो रहा फिर कि दो भाई हैं, एक अमीर है एक गरीब है। अब इसमें विरोधात्मक रूप में क्या भाव से हो रहा है कि दोनों भाई एक साथ नहीं रह रहे हैं, मतलब कि दोनों में एकता नहीं है। एक में ये चीज है कि एक भाई दूसरे भाव में है, एक भाई दूसरे भाव में है, अर्थात दोनों एक साथ नहीं रहते हैं। यही हो सकता है कि दोनों एक साथ ना होने के कारण से दोनों में विरोधात्मक भाव है, ठीक है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए। इसलिए तो ये आपके थे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इन रूपों में हम इनको कन्वर्ट करके बनाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने जो बताया, इस तरह से आप प्रैक्टिस करिए, और इनकी प्रैक्टिस करने के बाद आप माइंड में रखिए, जब एग्जाम में सेंटेंस आए सेपरेटली तो आप उनको समझिए उनकी कि उनमें मीनिंग क्या निकल रही है, और फिर उसके अकॉर्डिंग ही आप उसमें फिर कंजक्शन को मर्ज करिए, तब कहीं। तो ये था आपका टॉपिक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने का, जिसको मैंने बताया कि नाउन क्लास के द्वारा कैसे बनाते हैं, एडजेक्टिव क्लास के द्वारा कैसे बनाते हैं, और एडवर्ब क्लास के द्वारा कैसे बनाते हैं। श्योरली एग्जाम में सेंटेंस आते हैं, और विशेष तौर पर इसके जो सोल्यूशन है जिसमें आपने कंजक्शन लगाया, ये वनडे एग्जाम में आते हैं, एनडीए में आते हैं, सीडीएस में आते हैं, बैंक में आते हैं, जब कॉमन एरर पूछता है। तो प्रोसेस वे में आपने समझा कि एस कहाँ लगते हैं, सो दैट कहाँ लगेगा, उसके आगे कैसा प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इफ़ का क्या बताया कि एक सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का होता है, दूसरा हमारा फ्यूचर को हो जाता है। एक अगर हमारा पास्ट का है तो दूसरा हमारा वुड हैव, शुड हैव के बन जाता है।
ओके, तो इन चीज़ों को आपको रूल पढ़ने हैं, इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रैक्टिस भी करनी है। और अगर कोई टॉपिक क्लियर ना हुआ हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं कमेंट देखूंगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। ओके, चलें एक बात करते हैं कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। हाउ टू मेक कंपाउंड सेंटेंस बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। तो वो कौन सी क्लॉजेस हैं जिसके द्वारा हम कंपाउंड बनाते हैं? तो पहले ये समझें कंपाउंड है क्या। ठीक है, कंपाउंड को, जैसे सिंपल सेंटेंस को साधारण, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को मिश्रित, कंपाउंड सेंटेंस को क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस को हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। क्या बोलेंगे? संयुक्त वाक्य। तो टू मेक कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है, कंपाउंड सेंटेंस बनाए। तो कंपाउंड क्या होता है? सेपरेट जो क्लॉजेस होती हैं उन्हीं को कंबाइन करके आप कंपाउंड बनाते हो। तो वो सेपरेट क्लॉजेस क्या शो करती है? देखिए इसमें क्या है, कंपाउंड में जो प्रिंसिपल क्लॉज होती है उसी तरह से उसकी दूसरी क्लॉज, कंपाउंड सेंटेंस जो क्लॉजेस होती हैं वो प्रिंसिपल क्लॉज के समान होती हैं। जैसे वो फ्री क्लॉज होती है, पावर होती है, उसके अंदर दूसरी तरह से दूसरी भी जो पावर होती है वो भी होता है। तो यहां देखना है कि अगर कंपाउंड बनाना है तो कंपाउंड सेंटेंस प्रिंसिपल क्लॉज में जब हम कोऑर्डिनेट क्लॉज चलते हैं, कोऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज में कोऑर्डिनेट क्लॉज को, ठीक है, जोड़कर कंपाउंड बनाते हैं, कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। इसको ध्यान रखना क्या, कि अगर आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो प्रिंसिपल क्लॉज में कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट क्लॉज को क्या बोलते हैं? देखिए कोऑर्डिनेट को क्लॉज को हिंदी में बोलते हैं समानपदी। अगर इसको इंग्लिश में बात करें, इक्वल पावर। विच इक्वल पावर? किसकी इक्वल पावर है? प्रिंसिपल क्लॉज की। जैसे प्रिंसिपल क्लॉज जो होती है स्वतंत्र उपवाक्य होता है, वैसे ही कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है, वो भी समान पदी, मतलब जो प्रिंसिपल क्लॉज का पद है वही पद उसका होता है। मतलब दोनों सेंटेंस बराबर पावर रखते हैं। अगर एक सेंटेंस को हटा दिया जाए तो मीनिंग अधूरी नहीं है। कॉम्प्लेक्स में क्या है, एक को हटा देने से दूसरे की मीनिंग अधूरी पड़ जाती है। जैसे मैंने शरबत का एग्जाम्पल दिया था, शरबत पानी और चीनी का घोल होता है, मात्रा में सही है ना। अगर इसमें से एक को हटा दिया जाए शरबत नहीं बनेगा, पानी हटा दिया जाए चीनी शरबत के यूज से नहीं बन सकता है, या पानी रखा गया चीनी हटा दिया गया तो भी शरबत नहीं कहलाएगा। मिक्सचर एक दूसरे पर आश्रित हैं, पर कंपाउंड में एक दूसरे पर आश्रित नहीं है, एक दोनों पे स्वतंत्र हैं, दोनों रूप में स्वतंत्र हैं। ठीक है, तो ये देखना है आपको सेंटेंसेस में कि जो सेंटेंस दिए जाते हैं वो अलग अलग क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं कंपाउंड का, उसके बाद फिर समझाते हैं कैसे उसको यूज करेंगे। जैसे कि रवि इज इंटेलिजेंट। ठीक है, रवि इज एन इंटेलिजेंट, एन लगा लीजिए। दूसरा क्या है, ही इज डिलीजेंट, ही इज डिलीजेंट, ही इज डिलीजेंट। ठीक है, तो रवि इंटेलिजेंट है और रवि डिलीजेंट। ठीक है, तो यहां पे क्या है, रवि के अंदर दोनों क्वालिटी, इंटेलिजेंट भी है और मेहनती भी है। तो अगर इसमें से डिलीजेंट को हटा दिया जाए तो क्या इंटेलिजेंट उसकी कम हो गई? क्या नहीं हुई ना। या इंटेलिजेंट हटा दिया जाए तो क्या उसका डिलीजेंट कम हुआ? क्या मतलब कि दोनों क्वालिटी एक व्यक्ति के अंदर है, एक को लेस कर देने से उसकी मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर? क्योंकि एक दूसरे पे आश्रित नहीं है। मेहनत करना अलग है, बुद्धिमानी काम अलग है। बहुत लोग होते बहुत बुद्धिमान होते पर मेहनती नहीं होते, आलसी होते हैं, देखिए बुद्धिमान है। और कुछ होते हैं मेहनती बहुत होते हैं, बुद्धि उनकी कम होती है, और अपनी मेहनत से काम करते चले जाते हैं, बुद्धि थोड़ी कम लगाते हैं। उनको अपनी मेहनत पर विश्वास होता है कि ये काम कर ले जाएंगे, है ना। तो ये दोनों ही ऐसी जो क्वालिटी हैं ये समान पद रखती हैं, इसलिए ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। अब कंपाउंड बनाना है तो इसमें ऐसे सेंटेंस रखे जाएंगे जो दो दिए गए वाक्य होंगे, सेपरेट क्लॉजेस होंगी लेकिन पावर बराबर होगी। ठीक है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए जो डिफरेंट ऐसे क्लॉजेस हैं उनको हम यहां यूज कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट क्लॉज में
4 टाइप्स की क्लासेस होती हैं। अब इसको सेंटर का बनाना होता तो क्या बनाते हैं, रवि इज एन इंटेलिजेंट एंड डिलीजेंट, एंड क्लास यहां लगाकर, एंड कंजक्शन लगाकर हमें कंपाउंड बना देते हैं। ठीक है, तो यहां पर एंड लगाकर आप इसको बना सकते हो, पर इसको हम पूरी डिटेल बता रहे हैं, उसको समझिए। ठीक है, क्या है समझिए ध्यान से कि कोऑर्डिनेट क्लास, जो कोऑर्डिनेट क्लास होती है ये 4 टाइप्स की होती है, 4 टाइप्स की क्लॉज होती है। ठीक है, अब यहां कह सकते हो काइंड ऑफ कोऑर्डिनेट क्लॉज, रीनेट क्लॉज। ओके, फर्स्ट कुमुलेटिव, अगर आपको क्लियर ना नजर आए तो आप साउंड को सुनते जाइए, उसके अकॉर्डिंग लिखते जाइएगा। कुमुलेटिव क्लॉज, इस क्लॉज को हम सीक्वेंस के रूप में जानते हैं, सीक्वेंस क्लॉज या ऐड सो क्लॉज, मतलब कि इसमें ऐड मतलब कि जोड़ का ज्ञान होता है, और जो घटनाएं होती हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं, इस पर फोकस करना है आपको। तो इसके लिए यूज क्या करते हैं, कौन सी कंजक्शन है, वो है एंड डॉट डॉट बोथ एंड, एज वेल एज, not only but also, ये ऐसी क्लासेस हैं, मतलब ये ऐसे कंजक्शन हैं जिनके यूज से आप कंपाउंड सेंटेंस बनाते हो। और ये कंजक्शंस, अब देखिए एंड का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, कितनी जगह यूज होता है। देखिए आज आपको पता चला कि एंड का यूज, उसका नाम क्या है, कौन सा कंजक्शन है, उस कंजक्शन का नाम है कुमुलेटिव क्लॉज या कुमुलेटिव कंजक्शन। नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसका क्योंकि बड़ा है यूज किया जाता है, लेकिन मोस्टली यूज होने वाला वो एंड था, एज वेल एज था। ठीक है, तो इनका यूज कहाँ करते हैं, जब सेंटेंस में सीक्वेंस बना हो, क्रम बना हो, वहां पर इसका यूज करते हैं। ठीक है।